गौरी तो वीरानगढ़ में रुकी ही सिद्धार्थ के लिए थी, लेकिन वीरानगढ़ में किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता था। इससे पहले जब वो पिशाचनी सानिया वहां आई थी, तब उसके साथ शिखर भी वहां था। वो भी एक पिशाच था, लेकिन उसके लाख कोशिश कर लेने पर भी गौरी ने कभी उसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। लेकिन उस वक्त सिद्धार्थ, जो कि गौरी से जान से भी ज्यादा प्यार करने का दम भरा करता था, वो सानिया की खूबसूरती में डूबने से खुद को नहीं बचा पाया था। तो क्या इस बार गौरी के कदम भी डगमगाने वाले थे? अभी 1-2 दिन पहले की ही तो बात है, जब अपनी जान की परवाह न करते हुए गौरी ने सिद्धार्थ की जान बचाई थी। गौरी के दिल में उस वक्त जो भी चल रहा था, वो तो सिर्फ गौरी ही जानती थी। लेकिन सिद्धार्थ को इस वक्त अपने पेरेंट्स को ढूंढने के अलावा और किसी दूसरी चीज की परवाह नहीं थी। उस जले हुए घर में सिद्धार्थ को कुछ ऐसा मिला जिसने उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। उसे वहां उस मकान की मिट्टी की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई दिखाई दी, जो कि जल रही थी। उस तस्वीर में अब भी आग जलती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि सभी जगह की आग बुझने की कगार पर थी। कमाल की बात तो ये थी कि बाहर की चीजों में आग सचमुच लगी हुई थी, लेकिन एक पतली वुडन फ्रेम होने के बावजूद भी उस तस्वीर में आग अंदर की तरफ जल रही थी, बाहर नहीं। वो तस्वीर भी रेगिस्तान के ही किसी जगह की थी, जहां पर वैसी ही एक झोपड़ी में आग लगी हुई दिख रही थी। जब सिद्धार्थ ने उस तस्वीर को और ज्यादा गौर से देखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उस तस्वीर में जल रही आग के अंदर से कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे। ये तो सचमुच हैरान कर देने वाली बात थी। वो शब्द तो सिद्धार्थ की अगली पहेली थी। आग की लपटों के साथ पूरी पहेली बनते जा रही थी। इसके साथ ही आग के जलने की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। गांव के जो लोग सिद्धार्थ को उस तस्वीर को ऐसे घूरते हुए देख रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शायद ये सब कुछ सिर्फ सिद्धार्थ ही देख पा रहा था। जब सिद्धार्थ ने उस तस्वीर को और ज्यादा गौर से देखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उस तस्वीर में जल रही आग के अंदर से कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे। ये तो सचमुच हैरान कर देने वाली बात थी। वो शब्द तो सिद्धार्थ की अगली पहेली थी। आग की लपटों के साथ पूरी पहेली बनती जा रही थी। इसके साथ ही आग के जलने की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। गांव के जो लोग सिद्धार्थ को उस तस्वीर को ऐसे घूरते हुए देख रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शायद ये सब कुछ सिर्फ सिद्धार्थ ही देख पा रहा था। शमशान के पास एक गहरा गड्ढा है। जान बचा सका अपनी तो माँ बाप का दीदार मिलेगा। अगर सूखी नदी के बीच से ला सका वो बूढ़ा कछुआ, तो तुझे कुछ खास मिलेगा। तो इसका मतलब साफ था, सिद्धार्थ को अगली पहेली को ढूंढने के लिए हवेली में जाने की जरूरत नहीं थी। वो पहेली खुद ब खुद उसे उस तस्वीर में दिखाई गई थी। जब थोड़ी देर बाद उस घर की आग पूरी तरह बुझ गई और बाकी गांव वाले भी सब अपने घर जाने लगे, तो फिर सिद्धार्थ के पास भी करने के लिए कुछ नहीं था। इतनी रात के वक्त चाहकर भी सूखी नदी में उस कछुए की तलाश में नहीं जा पाता, तो वो उस घर के मालिक को संतावना देने के लिए गेस्ट हाउस की तरफ वापस जाने लगा। वहां वापस जाते वक्त उसके दिमाग में जहां सूखी नदी की अलग अलग लोकेशंस का पिक्चर आ रहा था, वहीं गौरी और युवराज की दोस्ती को लेकर भी उसके मन में शक घर करते जा रहा था। वो जब वापस घर लौट रहा था, उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। जब वो कदम बढ़ा रहा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके साथ साथ वहां कोई और भी चल रहा हो। सिद्धार्थ बहुत अलर्ट रहता था और हर तरफ निगाहें घुमा रहा था। गांव के कुत्ते रो रहे थे। कुत्तों के अलावा झिंगूर की आवाज भी गूंज रही थी। फिर अचानक ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सिद्धार्थ अपने दोनों हाथ बांधकर निडर होकर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। एक पल के लिए तो सिद्धार्थ का कलेजा मुंह को आ गया। हाँ, ये सच में डर गया था। जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां तो आसपास कोई भी नहीं था। तो क्या ये सिर्फ उसका वहम था? खैर, वो फिर से आगे बढ़ने लगा। सिद्धार्थ न जाने उसे अपना नाम पुकारे जाने और किसी औरत की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। सिद्धार्थ समझ गया था कि वहां आसपास शायद कोई भूतनी थी जो उसे उलझाना चाहती थी। उसे सिर्फ इतना करना था कि बिल्कुल अब पीछे मुड़कर नहीं देखना था, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा
तो सिर्फ उसके लिए परेशानी ही बढ़ेगी। वो गेस्ट हाउस की तरफ आगे बढ़ते रहा। पायल की छन छन की आवाज उसका पीछा करते रही, लेकिन इतने दिनों से उस बुधा जगह पर रहने के बाद वो इन बातों की इतनी परवाह नहीं करता था। वो गेस्ट हाउस पहुंचा और अपने कमरे में जाकर सो गया। रात को क्योंकि वो देर से सोया था इसलिए वो देर से जगा, लेकिन बाकी लोग जा चुके थे। दयाल ने उसके रूम का दरवाजा खटखटाया और कहा, आप फ्रेश हो जाइए, चाय नाश्ता तैयार हो गया है। जब सिद्धार्थ फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो उसने देखा कि युवराज और गौरी एक दूसरे से बातें करने में मशरूफ थे। गुड मॉर्निंग, क्या बात चल रही है? सिद्धार्थ ने उन लोगों से पूछा। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, एक्चुअली युवराज हमें बता रहा था उसकी लाइफ में क्या ट्रेजेडी हुई थी। हाँ, और तुम भी सुन लो, गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। तो बात ऐसी है कि मैं और दिव्या एक दूसरे से प्यार में सब कुछ भूल चुके थे। वीरानगढ़ की अलग अलग लोकेशंस पर हम लोग एक दूसरे से मिलने लगे। लोग जिन जगहों पर जाने से डरा करते थे हम मोस्टली उन्हीं जगहों पर ही जाया करते थे। वहां हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया करता था। हम लोगों के बीच अब कोई भी पर्दा नहीं रह गया था। बिना शादी किए ही हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके थे। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ था। मैं उसे पाकर हद से ज्यादा खुश था। मैं उससे जब भी पूछा करता कि उसका घर कहाँ है, मैं उसके घर वालों से मिलना चाहता हूँ, तो वो कहती कि वक्त आने पर वो सब कुछ बता देगी और ऐसी ही बातों को टाल जाती। युवराज ने बताया। तो फिर क्या हुआ? क्यों, उसने तुम्हें अपनी फैमिली वालों से नहीं मिलवाया? गौरी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। गौरी के एक्साइटमेंट को सिद्धार्थ बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। नहीं, उसने कुछ दिन बाद कहा कि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे। वो कहने लगी कि वो मेरे साथ भागकर शादी करने को भी तैयार है। जब मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी तो मेरा यकीन उस पर और भी ज्यादा बढ़ गया। मैंने दिव्या से कहा, नहीं, मैं कभी तुम्हें भगा कर नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें सबके सामने बाजे गाजे के साथ लेकर जाऊंगा। युवराज ने कहा। तो फिर क्या हुआ? ये सब तो हर एक लव स्टोरी में होता है, तो फिर तुम्हारे साथ ट्रेजेडी कहां से हो गई? गौरी ने पूछा। एक दिन हवेली से थोड़ी दूर बने उस खंडर में मैं कुछ तस्वीरें लेने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि दिव्या एक लड़के का हाथ थामे उन खंडर की तरफ जा रही थी। मैं दबे पांव उस जगह पर पहुंच गया, लेकिन वहां मैंने जो देखा उसने मेरे दिल ही नहीं, मेरे आत्मा को भी जख्मी कर दिया। उस लड़के के साथ वो भी उतने ही प्यार से वो सब कुछ कर रही थी वो जो मेरे साथ करती आई थी। मैं इन सब चीजों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहां से वापस गेस्ट हाउस लौट आया, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था। इसलिए वीरानगढ़ में मेरे और ठहरने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस मनहूस जगह से बाहर निकल पाना इतना आसान थोड़ी था। युवराज ने आगे बताया। मिस्टर बजाज, गौरी, दयाल और बूढ़े बाबा सब उसकी कहानी को बहुत इंटरेस्ट लेकर सुन रहे थे। हाँ, अच्छा, आप लोग अब बातें करिए, मुझे कुछ काम है और मुझे जाना होगा, सिद्धार्थ ने उन लोगों से कहा। सिद्धार्थ का ऐसा कहना तो लाजमी था, लेकिन इस पर वहां मौजूद लोगों ने जो रिएक्शन दिया वो हैरान करने वाला था। खास तौर पर गौरी का रिएक्शन। अब तक उसने सिद्धार्थ से ये नहीं पूछा कि सिद्धार्थ को क्या काम है और वो कहाँ जाना चाहता है, और ना ही उसने सिद्धार्थ के साथ जाने के लिए कहा। आखिर सच भी तो है, जिंदगी में अपना बोझ तो इंसान को खुद ही उठाना पड़ता है। अपने मन में ये कहते हुए सिद्धार्थ ने अपना टूल बैग कंधे पर रखा और वहां से निकल गया। सुबह का वक्त था, सब लोग अपने कामों पर जा रहे थे। सिद्धार्थ सूखी नदी के किनारे बने हुए पुराने शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहां का माहौल हमेशा की तरह बहुत ज्यादा सन्नाटे भरा और मनहूस था। नदी में कुछ जगह पर कम तो कुछ जगह पर ज्यादा पानी जमा हुआ था। आमतौर पर सूखी रहने वाली इस नदी में ये जो पानी था, इसमें भी कहीं न कहीं सिद्धार्थ की तरफ से सॉल्व की गई पजल्स का कंट्रीब्यूशन भी था। सिद्धार्थ ने एक सूखी जगह से नदी में एंट्री ली और इधर उधर किसी बड़े गड्ढे या कुएं को तलाश करने लगा। उसने देखा कि कुछ पंछी पानी पर एक जगह बहुत ज्यादा मंडरा रहे थे। ये इस बात का इंडिकेशन हो सकता था कि वहां पर शायद ज्यादा मछलियां हो। अगर मछलियां वहां पर रही तो शायद वहां पर कछुए भी मिल सकते थे। जहां सिद्धार्थ अभी नदी में कछुए के ढूंढने की मशक्कत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में वो मायावी मलंग युवराज अपनी कहानी सुना रहा था। अपनी कहानी में उसने आगे कहा, अगले दिन जब मैं गांव छोड़कर जाने का सोच रहा था, तभी वो गेस्ट हाउस के सामने मुझसे मिलने आ गई। मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वो मेरे पास आ गई। उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उससे कहा कि तुम कितनी गिरी हुई हो, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ।
मैं तुमसे अब कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे ऐसे कहते ही वो मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें सच्चे दिल से अपना मान चुकी हूँ, न जाने तुम्हें कौन सी गलत फहमी हुई है जो तुम मुझसे ये सब कह रहे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इतना कहकर युवराज थोड़ी देर के लिए रुक गया। तो आगे युवराज की कहानी में और क्या होने वाला था, और क्या सिद्धार्थ को वो कछुआ आसानी से मिल जाने वाला था? क्या वैसा कोई बूढ़ा कछुआ सचमुच वहां मौजूद भी था? क्या युवराज ये सब कहानी गौरी के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए सुना रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए।